नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। इस चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे ऋग्वेद का राजनीतिक विस्तार कहाँ तक था, जन के बारे में देखेंगे, उनका आपस में संघर्ष के बारे में देखेंगे और किस तरह से उत्तर वैदिक काल में और ऋग्वैदिक काल में कहाँ तक कौन कौन संस्थाएं जन्म ले चुकी थी, उन संस्थाओं का कितना अस्तित्व था, हम ये सब देखेंगे। और उत्तर वैदिक काल में हम लोग राजनीतिक विस्तार, जन से जनपद बनने की प्रक्रिया, कुछ जनपद उनकी विशेषताएं, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन जो है आपका राजनीतिक जीवन, जिसमें हम लोग पहले ऋग्वेद देखेंगे, उसके उत्तर वैदिक देखेंगे और साथ में हम लोग कंपेयर करते रहेंगे। ऋग्वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल का कंपेयर करते हुए देखेंगे। हमारे पढ़ने का तरीका एकदम पूरे वैदिक काल का ऐसा ही रहेगा कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में क्या इससे विशेषताएँ थे, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हो गया। तो आइए भाई हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले जैसे हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। तो वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को हम लोग पढ़ेंगे तो पहले समझ लेते हैं। इसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो हम लोग कहेंगे ऋग्वैदिक, इसी को हम लोग पूर्व वैदिक कहते हैं। कब से कब है सब आप लोग जानते हैं। राजनीतिक स्थितियाँ क्या क्या थी, राजनीतिक परिदृश्य क्या क्या था। और उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक स्थितियाँ। तो जब हम लोग आपस में कंपेयर करेंगे तो देखिए समझने के लिए, बाकी हम लोग एक साथ देखेंगे। जैसे हम देखेंगे तो यहाँ पर जन नामक इकाई थी, मतलब हम लोग देखेंगे सबसे छोटी इकाई तो ग्रह या कुल है और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई यहाँ पर जन है। और कई जनों में पूरा ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर जन मिलकर जनपद का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे हम लोग देखेंगे कुरु और भरत मिलकर, आगे देखेंगे क्या, पुरु और भरत मिलकर कुरु बनाते हैं। कृवि और आपका शिवी मिलकर ये लोग पंचाल बनाते हैं। तो कई तरह हम लोग इनका विस्तार देखेंगे। उसी तरह से अगला देखिए पॉइंट, हम लोग इस समय कुछ पदाधिकारी हैं जिनको हम लोग अगर हम लोग देखें चाणक्य भाषा में एक तरह से मंत्रिणा थे, कुछ जो मेन कोर में थे, कुछ अन्य अधिकारी रहेंगे। और यहाँ आके पूरा पदाधिकारी जो है वो रत्निन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक नई व्यवस्था यहाँ देखेंगे, एक आय का एक निश्चित स्रोत हो जाएगा। पहली बार भाग और शुल्क मिल जाएगा। यहाँ पर जो है कर की प्रणाली जो है स्वेच्छा पे आधारित बलि प्रथा पर है और यहाँ अगर नियमित कर प्रणाली का रूप में हम लोग यहाँ पर भाग और शुल्क को देखेंगे। उस तरह थर्ड बिंदु हम लोग इसे देखेंगे, जिसे हम लोग हमें चर्चा किया, यहाँ पर स्वैच्छिक कर है जिसको भी हम लोग बलि कहेंगे, स्वेच्छा से दिया जाने वाला है। और यहाँ पर एक नियमित कर व्यवस्था आ जाएगी। उस नियमित कर व्यवस्था में हम देखेंगे लगभग 1/6 या 16वां भाग और शुल्क के रूप में आ जाएगा। अनाज के रूप में, इन सब पशु के रूप में जो है शुल्क लिया जाना शुरू कर दिया जाएगा। इन सब के अलावा अगर हम लोग और देखेंगे, यहाँ पर कुछ संस्थाएं हैं जैसे सभा, समिति, विदत, गण और परिषद। ये कुछ संस्थाएं हैं जिसमें सबसे प्राचीनतम संस्था तो विदत रहती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर समिति रहेगी क्योंकि ये जनसभा थी। उत्तर वैदिक काल में आकर लगभग संस्थाएं विलुप्त हो जा रही हैं। सभी सभा और समिति दो बचती है, उसमें भी सभा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जा रही है। यहाँ पर जो संस्थाएं हैं यहाँ जाके, यहाँ संस्थाओं का महत्व है। यहाँ संस्थाएं जो है निष्प्रभावी हो रही हैं। यहाँ पर राजा के चयन में सभा समिति का योगदान था। समिति में तो राजा के डायरेक्ट चयन को करते थे, राज्याभिषेक में सब में समिति का योगदान था। लूट का माल का बंटवारा होता था यहाँ पर। तो इस तरह देखा जाए आपका यहाँ का जो ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग जनस्य गोपा या गोपति इस सब नामों से संबोधित करेंगे, उस पर सभा समिति का नियंत्रण था। तो राजा यहाँ पर अबाधित शक्ति का स्वामी नहीं था, उसके ऊपर बॉर्डर था, उसके ऊपर उसके बंधन था, सभा का, समितियों का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का, ये सारे बंधन थे। लेकिन यहाँ आकर जैसे ही, चूँकि इसका रीजन ये कबीलाई ढांचा था,
ये जन आधारित पूरी व्यवस्था थी। और वो जैसे क्षेत्र आधारित व्यवस्था होगी, कबीलाई ढांचा टूटेगा, तो जो सभा समितियां जो थी वो भी यहाँ पर निष्प्रभावी होती दिखेंगी। तो इस तरह से जब हम एक साथ अभी एक एक उठा के पढ़ेंगे, तब हम वैदिक काल को बहुत अच्छे से, वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को समझ पाते हैं कि ऋग वैदिक काल में क्या स्थितियाँ थीं, उत्तर वैदिक काल में स्थितियाँ क्या हो गई, यहाँ राजा क्या है, राजा का क्या अधिकार, राजा को क्या कहा जाता है, राजा का मुख्य कार्य यहाँ क्या है, और यहाँ क्या क्या हो जाता है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजा के लिए अलग अलग यज्ञ, विशेष तरह के यज्ञ। यहाँ पर राजा के महत्व को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है। यहाँ पर कई बार विजय में राजा के अस्तित्व को स्वीकार करना है। तो इस तरह देखेंगे, यहाँ पर सामूहिक प्रयत्न का परिणाम होता था, यहाँ पर व्यक्तित्ववादी व्यवस्था होने लगी थी। तो इस तरह बहुत चीज़ें देखेंगे। यद्यपि यहाँ भी राजतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र हो जाता है, वंशानुगत राजतंत्र यहाँ भी रहता है, लेकिन यहाँ पर सभा समिति का नियंत्रण रहता है और यहाँ पर नियंत्रण लगभग निष्प्रभावी होने लगता है। ये जो देखेंगे, तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक है, बीच में फैक्ट भी आएंगे, हम लोग उसको भी पढ़ेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा। ये अच्छा सा टॉपिक है। यूपीएससी के मेंस में, यूपीएससी के प्री में, यूपीपीएससी के प्री और मेंस दोनों में इससे सवाल बनने की संभावना है। तो जहाँ जहाँ सवाल बनेंगे हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन में सबसे पहले ऋग वैदिक जीवन, फिर उत्तर वैदिक जीवन। जब हम उत्तर वैदिक पढ़ेंगे तो इससे हम कंपेयर करते रहेंगे। पहले हम इनको जान लें, फिर उनको जान लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक स्थितियां या राजनीतिक जीवन, इसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले ये देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में अगर हम लोग देखें तो ऋग्वैदिक काल में पूरा ऋग्वेद, पूरा ऋग्वैदिक काल में, पूरा ऋग्वैदिक काल जन में विभाजित था, जनों में विभाजित था। अब ये जन है क्या, समझिए पहले। तो ये जो जन होता था एक तरह से कबीला होता था, लोगों का समूह हुआ करता था जन। तो इस तरह देखा जाए तो जो पूरा जन है एक कबीला था। यानी कि पूरा ऋग्वैदिक काल में हम लोग इस राजनीतिक परिदृश्य को ऐसे देखते हैं तो ऋग्वैदिक काल ये अनेक जनों में बटा हुआ था। ये देखिए, ये सब जन थे। ये मान लेते हैं भारत जन है, ये पुरु जन है, ये यदु है, ये तुर्वश है, ये कृवि है, ये शिवी है, ये भलानश है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इस तरह से पुरु, यदु, ये भलानश हो, ये आपका विषाणिन है। तो ये सारा का सारा जो ऋग्वेद का पूरा राजनीतिक जीवन है, ये अनेक जनों में, अनेक कबीलों में विभक्त है। अभी जो भरत एक कबीला है, सुनिएगा। तो ये जो भरत पूरा कबीला है, ये हम लोग अगर एक इसको देखते हैं तो ये जो कबीला है जन है, देखेंगे हम लोग, ये लोगों का समूह है। यहाँ का जो राजा है, सुनिए, उसको जनस्व गोपा कहा जाता है। गोप मतलब संरक्षित करने वाला, जनस्व लोगों को संरक्षित करने वाला, लोगों को सुरक्षित करने वाला। तो ये जो कबीला है, इसका जो मुखिया चुन लिया जाता है, तो वो कोई आज की तरह का राजनीतिक राजा नहीं था, कोई किसी भूभाग का राजा नहीं था। ये लोगों के समूह का एक हेड चुन लिया गया, उसको जनस्व गोपा कहा जाता था। उसका मेन काम था लोगों की सुरक्षा करना, गायों की सुरक्षा के, उसको गोपति भी कहा जाता था, सुनिए उसका नाम था। अभी हम लोग देखेंगे ये जो जन है, ये जन जो है अनेक और छोटी छोटी इकाइयों में बटा रहा करता था। अभी हम लोग उसको देखेंगे। उन इकाइयों को विष कहते, इसलिए राजा को विषामपति भी कहा जाता था। विषयों का कई विष का जो पति है उसको विषामपति भी कहा जाता था। तो यहाँ का जो राजा उसके नाम देखिए, जनस्व गोपा, गोपति, विषामपति। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो राजा है वो किसी भी भूमि का मालिक नहीं है। ये जो एक कबीला है, कबीले का हेड है, उसका मेन उद्देश्य ये है कबीले में जो भी लोग रह रहे हैं, जो भी उनके पशु हैं, जो उनकी संपत्ति के रूप में हम लोग अभी देखेंगे, तो उस तरह उनकी सबकी सुरक्षा करना।
और इस सुरक्षा में भी जो राजा की मदद करेंगे वही राजा का समूह रहेगा, जिसको हम लोग मंत्रणा के रूप में या एक छोटा समूह या अनधिकारी के रूप में देखेंगे। तो सबसे पहली बार हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे कोई कबीला जो रहेगा सबसे बड़ा कबीला को कबीला या जन कहा जाएगा। इस तरह से अगर देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी बात देख लेते हैं, जो सबसे बड़ी राजनैतिक इकाई, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई के रूप में हम लोग देखेंगे जन को। अब जन के नीचे रहेगा विस, विस के नीचे रहेगा ग्राम और ग्राम के नीचे रहेगा ग्रह या कुल। अब समझिए बात को। अब क्या हम लोग उसको देखते हैं, जैसे हम लोगों ने एक इसको देखा, ये पूरा उठाया, किसी भी जन को उठाया, ये कोई एक कबीला उठाया, देखते हैं ये उठाते हैं तो ये कबीला जो है ऐसे देखते हैं, ये पूरा हो जाएगा जन या कबीला। देखो ये भाई इसको अच्छे से देखो, ये हो जाएगा जन या कबीला, इसको हम लोग जन या कबीला कहेंगे। ये जो जन या कबीला होगा ये देखिए छोटे छोटे विस में बटा होगा, इन इकाइयों को हम लोग विस कहेंगे। तो जो कबीलों की छोटी इकाई रहेगी विस, यह जो विस होगा यह विस जो है अनेक गाँव में बटा था। तो ये देखो विस गाँव में बट गया भाई, तो इसका मतलब विस से छोटी इकाई गाँव था, और एक जो गाँव है वो कई कुलों में बटा था। तो इस तरह देखा जाएगा कई कुल, या उन्हीं को ग्रह कहते थे, जो मुखिया होता था, जो कि एक रक्त संबंधित पे आधारित थे, रक्त संबंध पे आधारित थे। तो अगर देखा जाए हम लोग तो ऋग्वैदिक काल में सबसे बड़ी इकाई जो थी वो जन थी, और जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई, उसको हम लोग ऋग्वैदिक काल में ग्रह या कुल कहेंगे। तो इस तरह देखा जाए किसी कबीले में सबसे छोटी इकाई कुल या ग्रह रहेगी। एक किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित कुल जो रहेगा, किसी रक्त संबंधी का जो कुल रहेगा, या कोई एक ग्रह रहेगा। तो उस कई ग्रह मिलके गांव बनता था, कई गांव मिलके विष बनता था, कई विष मिलके बनते थे जन। सबसे बड़ी इकाई कौन हो जाएगी भाई? जन। उत्तर वैदिक काल में यही जन मिलके बनाएंगे जनपद। तो इस तरह से पहली लाइन जो होती है, ऋग्वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन थी? तो ग्रह या कुल। सबसे बड़ी इकाई कौन थी? भाई जन थी। तो इस तरह देखा जाएगा। तो अब देखो जो ग्रह का जो हेड रहेगा, जो ग्रह का प्रमुख है, उसको हम लोग ग्रह के प्रमुख को ग्रहपति कहा जाएगा, या उसी को ही हम लोग कुलप भी कहते हैं। तो चाहे ग्रहपति कहा जाए चाहे कुलप कहा जाए, तो इसके प्रमुख को कहा जाएगा। गाँव के प्रमुख को ग्रामणी कहा जाता था। विष के प्रमुख को विषपति कहते थे। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि जन के प्रमुख को जनस्य गोपा या गोपति या विषामपति देखते हैं भाई। विषामपति मतलब कई विषयों से मिलकर जो जन बना उसका हेड। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये सारे नाम थे ऋग्वैदिक काल में आपका जो जन का हेड रहा, इसको हम लोग राजा कहा जाता था। तो इस तरह अगर हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होता है ऋग्वैदिक काल में, पहला टॉपिक ऋग्वैदिक काल के राजनैतिक इकाइयाँ। सबसे पहला हम कहेंगे कि ऋग्वैदिक समाज जो है अनेक जनों में या कबीलों में बटा हुआ था। अभी इन कबीलों में से कुछ ऐसे कबीले हैं जिनको अभी हम आर्य कबीला कहेंगे, कुछ को अनार्य कबीला कहेंगे। आर्य में भी दो तरह कबीला था। देखिए जो आर्य हैं वो भारत में एक साथ नहीं आए हैं, भारत में वो अलग अलग समय पे आए हैं। कुछ आर्य का समूह पहले आ गया, कुछ का कुछ बाद में आता है। इस तरह से आर्य कई समूह में आते हैं और कई समय अंतराल में आते हैं। तो जो सबसे पहले लोग आर्य लोग आए थे वो यहाँ के मूल निवासियों से मिल गए, उनकी भाषा को, उनके जीवन शैली को, उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं को, उनके संस्कृतियों में, उनके लक्षणों में कुछ परिवर्तन आया। तो उन आर्यों को दास कहा गया। और इसके अलावा जो ऐसे आ रहा है, जो देखेंगे जो भी नए नए आ रहे हैं, जो कि यहाँ के मूल निवासियों से मिले नहीं हैं, उन्हें जो कहा जाएगा उन्हें आर्य कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो आर्य में भी आर्य और दास दोनों थे। आर्यों कबीले अलग थे, दासों कबीले अलग थे। उसी तरह से जो यहाँ के मूल निवासी उनको दस्यु कहा जाता है। दस्यु को जो आर्य लोग कहा करते थे मृदवाच है, मीठा नहीं बोलते हैं, थोड़ा तीखा बोलते हैं। इनको अयज्ञन यज्ञ नहीं करते, अदेवो देवताओं को नहीं मानते हैं, अनस्का इनकी नाक चपटी है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जो कबीले थे, आर्यो कबीले अलग थे और अनार्यो कबीले अलग थे।
आर्यों में भी, आर्य में जो आर्य हैं उनके कबीले अलग हैं और दास के कबीले अलग हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग जब देखेंगे तो ऋग वैदिक काल का जो पूरी राजनीति आई है वो कई कबीलों में या जनों में विभक्त है। जो पहला स्टेटमेंट है जो हमारा कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि ऋग वैदिक काल का पूरा जो राजनीतिक क्षेत्र था वो कई कबीलों में विभक्त था। ये जो कबीले थे ये आर्य के भी कबीले थे और गैर आर्य के भी कबीले थे। इस तरह से हम लोग देखें आर्यों में भी आर्य और दास के कबीले अलग थे, दस्युओं के कबीले अलग रहा करते थे। यहाँ जो स्थानीय लोग थे जो चोरी का उनको पड़ी कहा जाता था। तो इस तरह देखा जाए तो इन जनों में हर तरह के लोग रहा करते थे, इन कबीलों में लोग रहा करते थे। जो कबीले का हेड रहा करता उसको जनस्य गोपा या गोपत या विषामपति कहा जाता था। इस तरह से देखा जाए इन आर्यों का, इन जनों का आपस में संघर्ष भी रहा करता था। वो संघर्ष जो है जैसे हम लोग अभी एक दास राज युग देखेंगे तो जो भरत कबीला है एक तरफ रहेगा, बाकी के बाकी जो है 10 राजाओं का संघ एक तरफ रहेगा, इसको हम लोग दास राज युग के रूप में देखेंगे। इसके अलावा ये जन आपस में संघर्षरत भी हैं। कहा गया था कि रावी नदी के दिशा को मोड़ने के प्रश्न में और विश्वामित्र को हटाने के प्रश्न में 2 प्रश्नों को लेकर भरत कबीला और 10 राजाओं के बीच में एक संघ हुआ, उसको दास राज युद्ध के नाम से जानेंगे। इसको ये जो समय है ये शांति काल का नहीं है, इस समय में संघर्ष भी हो रहा है। किसी बिंदु को लेकर आपस में आर्य आपस में लड़ रहे हैं, अनार्य भी लड़ रहे हैं, आर्य एक तरफ आर्य एक तरफ अनार्य, कहीं कहीं भी ऐसा कि आर्य एक तरफ आर्य और अनार्य दोनों एक तरफ लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक संघर्षरत समाज के रूप में हम लोग इस समय देखेंगे। तो जो हमारा पहला टॉपिक अभी तक था कि सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई कौन है भाई, तो जन। सबसे छोटी इकाई कौन हो गई, ग्रह। ग्रह के हेड को ग्रहपति, कुल के प्रमुख को कुल का कुलप कहा जाता था, ग्राम को ग्रामणी, विष को विषपति, जन यानी कि पूरे कबीले के हेड को जनस्य गोपा या गोपत या विषमते। अब सवाल ये है कि जो जनस्य गोपा था या गोपत था या विषामपति था, हम लोग इसके बारे में चाहिए, इसका प्रमुख कार्य क्या था, इसका चुनाव कैसा होता था, ये राजतंत्रात्मक था कि गणतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक था तो वंशानुगत राजतंत्रात्मक तक डेवलपमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो उस पर किसका नियंत्रण था, ये हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं। पहला तो हमारा कॉन्सेप्ट केवल यही बनाना है कि ऋग वैदिक जो पूरा का पूरा राजनीतिक क्षेत्र था वो कई जनों में विभाजित था। हर एक जन का एक हेड था, उसको जनस गोपा, गोपत या विषामपति कहते थे। एक जन के अंदर भी एक जन में कई विष, एक विष में कई ग्राम और एक ग्राम में कई कुल, ये हम लोग अलग अलग देखेंगे। अगर हम लोग देखें 275 बार तो जन का प्रयोग होता है। अब समझ सकते जन कितना महत्वपूर्ण था। ऋग्वेद में अकेले जन 275 बार यूज हुआ है, 170 बार विष यूज हुआ है, 13 बार ग्राम शब्द का यूज हुआ है। इसका तो सबसे अधिक बार किसका यूज हुआ है, जन, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा था क्योंकि यही सबसे बड़ी इकाई थी। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो ऋग्वेद में 275 बार जन शब्द का यूज हुआ है, 70 बार विष शब्द का यूज हुआ है, 13 बार ग्राम का यूज हुआ है। तो हमारा पहला पॉइंट अभी यही खत्म हो रहा है कि राजनीतिक परिदृश्य कैसा था, क्या दिखता था ऋग्वैदिक राजनीतिक क्षेत्रों में। सिंपल सा पूरा ऋग्वेद का जो राजनीतिक क्षेत्र था वो कई जनों में विभाजित था। ये जन का मतलब होता है कबीला, कई कबीलों में विभक्त था। एक कबीले के जब अंदर जाओगे तो कई विष था, एक विष कई गाँव का समूह है। उसके बाद फिर गाँव था, एक गाँव में कई ग्रह या कुल, जैसा कि आप देखते हैं एक गांव में कई कुल या कई परिवार रहते हैं। तो कुल तो सबसे छोटी इकाई ग्रह या कुल थी। कई घरों से मिलकर गांव बनता है, कई कुलों से मिलकर गांव बनता है, कई गांव से मिलकर विश्व बनता था, कई विश्व से मिलकर जन बनता था। सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई। अब हम लोग देखते हैं ये सारे कबीले थे। कबीलों में आर्य कबीले भी हैं, अनार्य कबीले भी हैं। कबीले आपस में संघर्षरत भी हैं, किसी को बिंदु लेके आपस में संघर्ष भी हो रहा है। दास राज संघ इसका बहुत बड़ा उदाहरण हम लोग अभी आगे चलकर देखेंगे। चलिए भाई, इसी में हम लोग अगला पॉइंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऋग्वैदिक काल में सबसे पहले हम लोग राजनीतिक इकाई तो पढ़ चुके हैं। राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने राजनीतिक इकाई के बारे में जान लिया कि राजनीतिक इकाई पूरा राजनीतिक क्षेत्र कई कबीलों में कई जनों में विभक्त था। एक कबीला के अंदर विष, विष के अंदर गांव, गांव के अंदर ग्रह या कुल थे। अब हम लोग देखते हैं ये जो जनस्य गोपा है, जिसको हम लोग राजा कह रहे हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जनस्य गोपा, जिसको हम लोग गोपति कह रहे हैं, जिसको हम लोग विषामपति कहते हैं, ये जो हम लोग शब्द का यूज कर रहे हैं, इनका मुख्य कार्य क्या है। देखिए इनका मुख्य कार्य क्या था। इनका मुख्य कार्य था कबीले की सुरक्षा करना।
ध्यान देना। इनका मुख्य कार्य था कबीले की सुरक्षा करना। तो कबीले में ध्यान दीजिएगा, लोग भी रह रहे हैं, जन हैं, लोग हैं, लोगों की सुरक्षा करना, पशुधन की सुरक्षा करना। इसका मतलब यहाँ का जो कबीला का जो हेड था, जनस गोपा था, जिसको हम लोग मुखिया या राजा कहते थे, ये सारे राजा का ही नाम है। तो उसका मेन काम था कबीले की सुरक्षा करना, कबीले के लोगों की रक्षा करना, कबीले के पशुधन की सुरक्षा करना। उसका ऐसा रीजन क्यों था, यहाँ पर लोग और पशु क्यों कहे हैं? क्योंकि उसका रीजन ये है कि ये क्षेत्र आधारित नहीं है। इस समय क्षेत्र आधारित कॉन्सेप्ट आधारित नहीं होकर जन आधारित है। मतलब जो राजा है वो किसी क्षेत्र विशेष का नहीं है, वो लोगों के समूह का राजा है। इसके मतलब जब लोगों के समूह का राजा है तो लोगों की सुरक्षा करना, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इस तरह से यहाँ का जो राजा है वो किसी क्षेत्र का राजा नहीं है, वो कोई क्षेत्रपति नहीं है, कोई भूपति नहीं है। यहाँ के राजा के लिए भूपत शब्द का यूज नहीं हुआ। उत्तर वैदिक काल में भूपति का, भू मतलब जमीन का मालिक। यहाँ का राजा किसी भी क्षेत्र का मालिक नहीं है। कबीले में जो लोग रह रहे हैं उनका ये मुखिया है। सभा समिति के द्वारा भी इसका चयन किया जाता है। वो अलग बात है कि जो राजा रहेगा उसी के वंश में उसके बेटे को, ज्येष्ठ पुत्र को धीरे धीरे बाद में वो क्रम से वंशानुगत राजतंत्र की नींव तो पड़ जाती है, परंतु ये कहना कि यहाँ का जो राजा है किसी क्षेत्र का राजा होगा। अब ध्यान दीजिए, जब किसी क्षेत्र का राजा नहीं है तो कोई कर प्रणाली भी नहीं लागू होगी, ना कोई भू राजस्व लिया जाएगा, ना किसी तरह कोई शुल्क लिया जाएगा। तो यहाँ का जो राजा है वो किसी क्षेत्र विशेष का राजा ना होकर लोगों के समूह या कबीले का प्रमुख है। उसका मेन काम है कि कबीले के लोगों को और लोगों का जो पशुधन था, जो मेन गोधन था, उसकी सुरक्षा करना। इन सब के अलावा पशु की रक्षा के लिए, लोग की रक्षा के लिए आपस में युद्ध भी करना। तो यहाँ का जो राजा है वो पशु के लिए संघर्ष का युद्ध कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो युद्ध हो रहा है वो क्षेत्र के लिए नहीं हो रहा है, वो पशुओं के लिए, गायों के लिए युद्ध हो रहा है। इसका मतलब गाय के लिए युद्ध होता है। हर एक राजा चाहता है, हर एक बच्चा मेरे पास इतने गाय हों। कई जगह पर तो समझिए लोगों ने प्रार्थना की है कि मुझे एक पुत्र और 100 गायें मिल जाएं। तो यहाँ के लोगों के पुत्र के बाद जो अगली लालसा थी वो गाय हुआ करती थी, इसलिए गाय वैदिक काल का सबसे प्रमुख पशु था। तो इस तरह से हम लोग देखिए यहाँ जो युद्ध हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, पशुओं के लिए हो रहा है, वो गायों के लिए हो रहा है। इसलिए राजा को गोपति भी कहा गया। सोचिए, राजा का नाम गोपति है। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता है, राजा को विषामपति कहा जाता है। यहाँ का जो युद्ध हो रहा है वो क्षेत्र के लिए नहीं हो रहा। राजा का मेन काम है लोगों के, पशुओं की सुरक्षा करना। अब देखिए ये जो राजा है, यहाँ पर का जो राजा है, तो राजा की मदद के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 तरह की बातें हैं। राजा की मदद के लिए कुछ महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं जिनका मेन काम होता है राजा की मदद करना। उन महत्वपूर्ण पदाधिकारी कौन कौन है देख लेते हैं। एक है पुरोहित, दूसरा है सेनानी, तीसरा है ग्रामणी, चौथा है दूत, रथकार। तो इस तरह से भाई देखिएगा ये राजा के प्रमुख सहायक हैं। इसके अलावा राजा के अन्य सहायक भी हैं। राजा के कबीले के अन्य सहायक अधिकारी हैं जो अन्य काम देखते हैं। उनमें देखो कौन कौन है। पूरब, स्पष्ट, पूरब है, स्पष्ट है, बृहस्पति, उग्र, उभ और उपस्ति। तो देखते हैं वे राजा की कबीले में राजा की सहायता करने के लिए एक संस्था है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनको पदाधिकारी के रूप में देखेंगे। उन्हें सबसे पहले प्रमुख व्यक्ति कौन है? पुरोहित। यानी राजा की मदद के लिए एक व्यक्ति देखिए है पुरोहित। ये जो पुरोहित है देखिएगा, इस पुरोहित का क्या काम है? इस पुरोहित का सबसे प्रमुख काम ये है कि पुरोहित ये एक अच्छा मार्गदर्शक है। ये मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ये राजा को सलाह देता है। ये राजा का एक अच्छा मित्र के रूप में काम करता है। राजा को मित्र के रूप में सलाह देता है, मार्गदर्शक के रूप में करता है।
राजा की न्याय में मदद करता है। जब राजा न्याय के लिए बैठता है तो न्याय में पुरोहित मदद करता है भाई। बैरदाय 100 गायों का दंड दिया जाता था उस समय, किसी भी सबसे बड़ा दंड 100 गायों का दंड, तो उसको बैरदाय कहा जाता था। तो राजा के न्याय में मदद करता था। जब कभी भी राजा युद्ध क्षेत्र में जाता था, जब राजा युद्ध करता था तो युद्ध में राजा के विजय की कामना करता था, राजा के विजय की कामना करता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये राजा का अच्छा मार्गदर्शक था, अच्छा मित्र था, राजा के न्याय में मदद करता था और युद्ध में राजा की विजय की कामना करता था। पुरोहित का काम ये रहा करता था। तो पुरोहित उस समय का सबसे प्रमुख व्यक्ति रहेगा जो राजा के सलाहकारी रूप में। उत्तर वैदिक काल में ये स्थान सेनानी के पास चला जाएगा। उसका रीजन देखिए क्या है। अब सेनानी में देखते हैं, सेनानी मतलब होता सेनापति, समझे इसके बारे में। उस समय ऋग वैदिक काल में कोई नियमित सेना नहीं थी। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में कोई सेना थी ही नहीं। हम जानते हैं जब भू आधारित व्यवस्था ही नहीं है, कोई कर प्रणाली नहीं है, तो कोई कैसे सेना नियमित व्यावसायिक सेना रख ही नहीं सकते, उनको वेतन नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह देखिए तो कोई नियमित सेना नहीं है। जब अचानक युद्ध की घोषणा होती थी तो जो कबीले के नवयुवक लोग थे, जो योद्धा टाइप के, जो लड़ने में सक्षम लोग थे, उन्हीं की सेना बना ली जाती थी। उसको मिलिशिया कहा जाता था, यानी कबीलाई सेना, यानी कबीलों में से लोगों को इकट्ठा करके जो सेना बनती है उसको मिलिशिया कहा जाता था। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो मिलिशिया एक तरह से अस्थायी सेना थी जो कि युद्ध के समय अचानक तैयार कर ली जाती थी। ये कबीलाई लोग थे जो आपस में, उनमें कबीलाई लोगों में जो नौजवान थे, जो लड़ने लायक थे, जो कि इसमें आगे आ सकते थे, वो यहाँ पर आके सेना में भर्ती होते थे और अपना योगदान दिया करते थे। अब ये क्या हुआ करता थे, अलग अलग समूह में थी, गण, व्रत, सार्ध और ग्राम। तो इस तरह देखा जाए गांव के लोग, कई गढ़ों के लोग मिलकर, ये अलग अलग इकाइयां थी, छोटे छोटे समूह थे। ये सब सभी जो है समूह हैं। जैसे किसी गांव के नौजवान लोग आ गए तो ग्राम की मिलिशिया हो गई, सर्द की मिलिशिया हो गई, ऐसे व्रत या गढ़, ये अलग छोटे छोटे समूह थे। ये जो मिलिशिया थी अलग अलग समूह में थे। गढ़ के लोग अलग थे, व्रत के लोग अलग थे, सार्ध के अलग थे, और ये सारी इकाइयाँ मिलकर मिलिशिया बनाती थी और आवश्यक पड़ने पर इनसे युद्ध लड़ा जाता था। ये लोग युद्ध में अपना योगदान देते थे। इस तरह देखा जाए, चूँकि नियमित सेना न होने से सेनानी बहुत प्रमुख यहाँ पर योगदान के रूप में नहीं रहता है। दूसरी बात, जो युद्ध हो रहे हैं वो गायों के लिए हो रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए हो रहे हैं, लोक रक्षा के लिए हो रहे हैं। तो इसलिए सेना का उतना ज़्यादा महत्व भी यहाँ पे नहीं था। जो था वो अस्थायी था। बाकी ग्रामीणी गांव का हेड हुआ करता था। दूत और रथकार, देखिए भाई, दूत भाई सारथी के रूप में था, राजा का सारथी रखा जो रथ चलाया करता था। रथकार जो रथ बनाता था, इनका बड़ा महत्व था कि वो राजा के लिए रथ बनाता था, क्योंकि आपका, तो इस तरह उसको रथकार कहते। ग्रामीणी जो गांव का हेड रहा करता था वो भी इसका मेंबर रहा करता था, गांव का प्रमुख। तो इस तरह से देखा जाए तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे जो राजा की मदद करते थे। इन सब के अलावा पूरब, राजा जिस भी दुर्ग में रहता था उसका दुर्गपाल को पूरब कहा जाता था। स्पश मतलब ये गुप्तचर के रूप में काम करते थे, स्पश गुप्तचर को कहते थे। बृहस्पति चारागाह का प्रमुख। वैदिक काल में सारा पशुधन एक साथ चारागाह में चारा का चरता था, क्योंकि पशु महत्वपूर्ण थे तो इसलिए चारागाह महत्वपूर्ण था। तो चारागाह का जो हेड था उसको बृहस्पति कहा जाता था। उग्र, पुलिस व्यवस्था को इनको उग्र कहा गया है। उभय उपस्थित व्यक्तिगत सेवक होते थे, राजा के व्यक्तिगत सेवक होते थे, राजा के इनकी सलाह लेके चलता था, तो व्यक्तिगत सेवक के रूप में काम करते थे। तो इस तरह से देखा जाए कि ऋग्वैदिक काल में जो राजा है, राजा की मदद के लिए कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, दूत और रथकार हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भी कर्मचारी लोगों का एक समूह था। और इस तरह से एक जन में ये सारी राजनीतिक लोग मिलकर राजा की मदद करते थे और राजा ठीक ढंग से अपने जन के लोगों की और पशुओं की सुरक्षा करता था और अपना काम का संचालन करता था। अब सवाल ये होता था कि जो राजा था यहाँ का, देखिएगा ऋग्वैदिक काल का, देखिए जो राजा है इसके बारे में दो बातें सुन लीजिए। ऋग्वैदिक काल में जो है एक तरह से देखा जाए तो एक राजतंत्रात्मक, अगर और लाइन देखें तो वंशानुगत राजतंत्रात्मक व्यवस्था की नींव पड़ गई थी, व्यवस्था की शुरुआत। ये है क्या चीज़, देखिए मतलब ये हो गया था कि कबीले में ही, अभी हम लोग देखेंगे सभा और समिति दो संस्थाएं रहेंगी।
ये जो सभा और समिति दो संस्थाएं हैं, ये मिलकर खासकर समितियों में राजा का चुनाव होता था, उसको ईशान कहा जाता था। समिति के प्रमुख को ईशान कहते तो प्रायः राजा ही हुआ करता था। तो उसमें जो है जब राजा का चुनाव हुआ करता तो राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र था या जो पुत्र था उसी का ही चुनाव कर लेते थे, इसलिए राजतंत्रात्मक व्यवस्था। और उसमें वंशानुगत उसी वंश में जो व्यक्ति था जो राजा काम कर रहा है, अगर लोग उससे सक्षम हैं, लोग उससे खुश हैं, तो उसका अगला उसका लड़का, फिर उसका लड़का, फिर उसका लड़का, इस तरह से एक तरह देखो वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था यहाँ पर हो गई थी। यद्यपि पौसायन एक जन था, वहाँ पर जब राजा ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया तो उनकी जनता ने राजा को उठाकर बाहर फेंक दिया था। इस तरह से हम लोग देखें तो राजा को हटाने के भी साक्ष्य मिलते हैं, परंतु एक तरह से देखा जाए वंशानुगत राजतंत्र की व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। लेकिन अगला जो युवराज होगा, जो राजा का चयन होगा, वो सभा समिति के माध्यम से होगा। इस तरह देखा जाए सभा समितियों का इन पर नियंत्रण होता था। वंशानुगत राजतंत्र होने के बावजूद भी राजा जो अबाधित शक्ति का स्वामी नहीं था, अभी भी राजा के ऊपर बहुत सारी परंपराओं से, रीति रिवाजों से, सभा समितियों के माध्यम से राजा के ऊपर दबाव बना रहता था कि राजा अपने कर्तव्यों का सही ढंग से संचालन करे, राजा अपने कर्तव्यों को निर्वहन करे, ताकि वो अपने लोगों की और पशुओं की सुरक्षा कर सके। इस तरह से वंशानुगत राजतंत्र की शुरुआत तो यहाँ पर हो गई थी, परंतु इस वंशानुगत राजतंत्र में भी सभा समिति का नियंत्रण लगातार चल रहा था। और यहाँ पर राजा सभा समिति, क्योंकि समिति में ही राजा का चुनाव होता था, अतः पर देखा जाए तो राजा पर लोगों का दबाव बना रहा करता कि अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करें। परंतु अगर कहा जाए कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप कैसा था, कहेंगे वंशानुगत राजतंत्र यहाँ पर आ चुका था। अब इस तरह देखें राजनीतिक जीवन में हम लोग देखें कि राजा पूरा राज्य कई इकाइयों में बटा था। सबसे बड़ी इकाई जनों में बटा हुआ करता था। फिर राजा को क्या कहते थे, राजा का मेन काम क्या हुआ करता था, राजा की मदद के लिए कौन कौन लोग थे, क्या उन लोगों में कौन कौन लोग हैं, देखो लोगों का काम क्या रहा करता था। इस तरह से हम लोग अगर हम लोग देखें तो ये राजा और राजतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में कुछ जानकारी हमें मिलती है। अब सुनिए, ऐसा नहीं था केवल राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यहाँ कुछ गणतंत्र भी थे उस समय। पहली आपका ऋग्वेद में आया था। तो इस तरह देखा जाए तो अगर हम लोग देखें तो स्पष्टता तो यही है कि ऋग्वेद में यानी पूरे ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु कुछ गण भी देखने को मिलते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में ये देखिए राजतंत्रात्मक तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया, राजतंत्रात्मक लगभग गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी है। अब कैसे कि ऋग्वेद में 46 बार गण शब्द का यूज हुआ है, गण शब्द का प्रयोग हुआ है, गण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह अगर हम लोग देखा जाए कि ऋग्वेद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में, गण के बारे में जानकारी थी कि नहीं। यहाँ जो छोटे छोटे गण थे उनके प्रमुख को ज्येष्ठक कहते थे, उनके प्रमुख को ज्येष्ठक कहा जाता था। जो गण का यानी जो एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था हम लोग देखेंगे जहाँ पर लोग राजा का चुनाव खुद करते थे, उसको गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहा जाता था। राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जहाँ पर वंशानुगत राजा हुआ करता था, एक वंश से वंश में चलता था, तो वहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी है, लेकिन प्रमुख रूप से वहाँ पर राजतंत्रात्मक में वंशानुगत राजतंत्रात्मक था। तो ये प्रमुख है, ये व्यवस्था वहाँ पर मेन व्यवस्था यही थी। सहायक के रूप में, मतलब एक व्यवस्था के रूप में अन्य ये भी व्यवस्थाएं थी। तो आपको जानना है कि ऋग्वैदिक काल में राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक दोनों व्यवस्था है। पहली बार गण शब्द का जो उपयोग हुआ है वो ऋग्वेद में ही हुआ है। राजतंत्रात्मक वंशानुगत राजतंत्र हो गया था, मतलब राजा के पुत्र का चुनाव प्रायः होता था, लेकिन समिति से उसकी मोहर लगानी होती थी। एक राजा उसका पुत्र इस तरह से अपना कार्यों का सब लोग निर्वहन करते थे। राजा का मेन काम था लोगों के पशुओं की सुरक्षा करना। इस तरह से हम लोग देखें तो ये कहानी मिलती है। और देखते हैं भाई, जैसे कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि ऋग्वैदिक काल में पूरा साम्राज्य जनों में विभाजित था, जनों में विभाजित था। तो जब ये जनों में विभाजित था तो ये जन आपस में संघर्षरत थे, आपस में संघर्षरत थे। ये एक इम्पॉर्टेंट है। अब ये जन जो थे, मैंने बताया था जो जन था, इनमें जो कबीला था उसमें आर्य कबीला भी था,
और गैर आर्य कबीला भी था। इसका मतलब ये हुआ जो कबीले थे वो आर्य और गैर आर्य कबीलों में बटे हुए थे। मैंने पहले बार शुरू में बना लिया, पूरा का पूरा जो क्षेत्र था वो पूरा पूरा जो राज्य था वो आर्य कबीला और गैर आर्य कबीला में बटा हुआ था। मैंने कहा जन आपस में संघर्षरत थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है दास राग युद्ध। देखिए भाई, दास राग युद्ध ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है, तो इसको नोट करिए। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राग युद्ध का वर्णन है। इस दास राग युद्ध में देखिएगा दास युद्ध का कारण क्या है। इसके कारण दो थे। एक तो अभी हम लोग देखे त्रिशु वंश था, वहाँ का राजा का नाम था भरत, या सुदास नाम था, उसको त्रिशु वंश या भरत वंश कहते थे। उसके राजा का नाम सुदास था। उन्होंने अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया था। वशिष्ठ को पुरोहित बनाया। एक तो ये कारण था कि उन्होंने विश्वामित्र को हटा दिया। विश्वामित्र उनके विरुद्ध में 10 राजाओं का एक संघ तैयार किया और अभी एक युद्ध होता है। दूसरा कारण था रावी नदी के जल की धारा को मोड़ने को लेकर जो त्रिशु वंश था वो रावी नदी के दोनों किनारे बसा हुआ था। तो रावी नदी के जल की धारा को मोड़ने का प्रयास 10 राजाओं का संघ कर रहा था। सुदास ने उसका विरोध किया। इस तरह से दास राग युद्ध होता है। तो जो दास राग युद्ध देखिए हो रहा है, ये रावी नदी, उसको समय परशुड़ी नदी कहा जाता था। तो कभी किताबों में मिले तो रावी या परशुड़ी नदी के तट पर हुआ, के तट पर ये दास राग युद्ध होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा दास राग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। किस मंडल में? 7वें मंडल में। युद्ध के कारण क्या थे? विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाना, या रावी नदी के जल की धारा के बंटवारे को लेकर। किस नदी के तट पर लड़ा गया भाई? तो रावी नदी के तट पर लड़ा गया। जब युद्ध लड़ा जाता है तो युद्ध में देख लेते हैं, एक तरफ आर्य राजा जिसका नाम है सुदास, इसी सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बनाया था। ये सुदास है, ये त्रिशु वंश का था। कहीं कहीं पर भरत वंश भी लिखा मिलता है, तो भरत वंश या त्रिशु वंश का सुदास राजा था। बाकी इसकी तरफ देखेंगे, इनके जो विरुद्ध में है, वर्सेज में है, इनके विरुद्ध में आर्य कबीला भी है। आर्य कबीले भी इनके विरुद्ध में हैं। तो 5 आर्य कबीले हैं, 5 अनार्य कबीले हैं, यानी गैर आर्य कबीला। सोच सकते हैं इनके विरुद्ध में 5 आर्य कबीले, ये 5 मिलाकर 10 राजाओं का संघ हो गया। इस युद्ध को कहा गया दास राग युद्ध। तो यहाँ पर जो देखा जाए तो इधर तो त्रिशु कबीला या भरत कबीला जिसके राजा सुदास थे, और अगर यहाँ देखा जाए आर्य कबीले में तो अनु, यदु, द्रहु, पुरु, तुर्वश, ये अनु, यदु, त्रहु, पुरु, तुर्वश, ये सारे आर्य यानी आर्यों के विरुद्ध में देखो आर्य खड़े हैं। इनके अलावा गैर आर्य में देखेंगे तो अलिन, शिव, बिसाड़िन, पख्त और भलानस। तो अगर देखें तो 5 आर्य, 5 अनार्य, कुल मिला के 10 राजाओं का संघ युद्ध हुआ रावी या परशुराम नदी के तट पर इन दो विषय को लेकर। इससे प्रूफ होता है कि जो पूरा साम्राज्य था वो कई जनों में बटा था। आर्य जन भी थे, आर्य कबीले भी थे, गैर आर्य कबीले भी थे, आपस में संघर्षरत थे। संघर्ष का उदाहरण बता दिया। इससे पहले संघर्ष याबिया नदी तटी के तट पर हुआ था संजयों के मध्य में। तो इस तरह देखा जाए तो ये आपका संघर्ष का एक इतिहास रहा है, और इस युद्ध में अंत में सुदास की विजय होती है। इस तरह देखा जाए, कहा जाता है इसी भरत वंश के भारत के देश का नाम क्या पड़ता है? भारत पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग पहला जो था, जो पॉइंट था कि ऋग्वैदिक काल में जनों विभाजित थे।
ये कबीले आर और अनार कबीलों में बटे हुए थे, आपस में संघर्ष थे, उसका उदाहरण हमारे सामने देखने को मिलता है। अब देखिए भाई, अब अगर हम लोग देखें, वैसे ज़रूरी नहीं है पर आपको बता दूं मैं कि जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो सरस्वती यमुना नदी के तट पर भरत वंश था, आपका इसके बाद रावी नदी के तट के आसपास त्रिशु वंश था जो कि दोनों का राजा वही सुदास था। इसी तरह से हम लोग देखेंगे झेलम और चिनाव के बीच में हम लोग कृवि थे। तो कई सारे अलग अलग जगह पर सब बहुत सारे जन थे जो अलग अलग क्षेत्रों में थे, वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो ऑप्शनल की चीज़ें हो जाती है। जीएस में कौन कौन जन कहाँ थे ये जरूरी नहीं है, बस इतना मालूम है कि पूरा साम्राज्य कई जनों में विभाजित था। अब देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में कोई कर व्यवस्था नहीं थी, कोई कर व्यवस्था नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर स्वैच्छिक रूप से सुनिए, जब राजा किसी भी कबीले पर हमला करता, दूसरे कबीले पर, जो लूट का माल मिलता उसको लोमन कहा जाता था, और उस लूट का बंटवारा हम लोग देखेंगे जाकर समिति में होता था, समितियों में। तो जो जितना महत्वपूर्ण था उसको उतना हिस्सा मिलता था, पुरोहितों का हिस्सा मिलता था, सेनानी को मिलता था, राजा को मिलता था, बाकी और ग्रामीणी को सबको हिस्सा मिलता था, आम आदमी को मिलता, मिलिशिया के सदस्य को मिलता था। तो अपने हिस्से में से स्वैच्छिक रूप से, ध्यान दीजिएगा, स्वैच्छिक रूप से, अनिवार्य नहीं है, स्वैच्छिक रूप से एक तरह से उपहार यानी हिस्सा जो राजा को दिया उसको बलि कहा जाता था। तो बलि कोई पूछे क्या है, तो ऋग्वेद में यानी ऋग्वैदिक काल में स्वैच्छिक रूप से राजा को जो लोग उपहार देते थे उसको बलि कहा जाता था। ये कोई एक नियमित कर व्यवस्था नहीं थी। राजा जब कभी भी किसी कबीले में हमला करके कुछ लूट का माल लाता था तो व्यक्ति की अहमियत के हिसाब से, उसके योगदान के हिसाब से समाज समिति के माध्यम उसका बंटवारा होता था, लोग अपना हिस्सा मिलता था, और लोग अपने हिस्से में से राजा को जो स्वैच्छिक रूप से राजा को देते थे कि आपको जैसे हमने विजय प्राप्त की, आपने हमारी सुरक्षा की, उसको बलि कहा जाता था। तो कोई पूछे बलि क्या था, तो स्वैच्छिक रूप से राजा को दिया जाने वाला उपहार था, कोई नियमित कर व्यवस्था नहीं थी, कोई ये बाध्यता नहीं थी कि आप राजा को दे, जिनका मन करता देता था, जिनका मन करता वो नहीं देता था। अब देखो, इन सब के अलावा ऋग्वैदिक काल में कुछ संस्थाएं हैं, सभा, समिति, गण, विदत, गण और परिषद। सुनिए, तो ऋग्वैदिक काल में ये सारी संस्थाएं थीं। सभा का वर्णन कुल 8 बार होता है, समिति का वर्णन कुल 9 बार हुआ है ऋग्वेद में, विदत का वर्णन 122 बार हुआ है। इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तो कहा जाए तो ऋग्वैदिक काल में यानी पूरा पूर्व वैदिक काल जो हम लोग 1500 से लेकर 1000 BC में पढ़ते हैं, उस संपूर्ण काल में सबसे प्राचीनतम संस्था पूछा जाए, सबसे प्राचीनतम संस्था, सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी भाई? विदत। लेकिन अगर हम लोग और देखें, सभा और समिति को देखें, ध्यान दीजिएगा, तो सभा के बारे में सबसे पहले देखते हैं। सभा जो है, ऐसा कहा जाता है कि श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। यहाँ श्रेष्ठ लोग, बुद्धिमान लोग यहाँ पे आते थे, समाज जो श्रेष्ठ व्यक्ति रहा करते थे। जो इसका पुरुष सदस्य होता उसको सभेय कहा जाता था, जो महिला सदस्य होते उसको सभावती कहा जाता था। इसका मतलब समझ सकते हैं कि महिलाओं को सभा में भाग लेने का अधिकार था ऋग्वेद में। इसके अलावा जो इसका द्वारपाल था उसको सभाचार कहा जाता था, जो संरक्षक के रूप में करते थे। तो सभा जो थी रियल में वो श्रेष्ठ जनों की संस्था थी। इसमें जो पुरुष भाग लेते थे उनको सभेय कहा जाता था, जो महिला भाग लेती थी उनको सभावती कहा जाता था, और जो इसके रक्षक होते थे द्वारपाल के रूप में उनको सभाचार कहा जाता था। ये जो सभा है देखिएगा, ये आधुनिक राजसभा की भांति थी, ये राजसभा की भांति थी। ये एक न्यायालय का काम करती थी, न्याय देने का काम करती थी। अगर किसी को न्याय की बात थी तो सभा में जाता था, अपनी बात था, उसको न्याय मिला करता, तो एक दिन न्यायालय के रूप में काम करती थी। तो पूछ सके
आधुनिक राजसभा के बाद में आधुनिक राजसभा की भांति कौन संस्था थी, तो वो सभा संस्था थी। सभा में महिलाएं, पुरुष और स्त्री दोनों भाग ले सकते थे। सभा को श्रेष्ठ जनों की संस्था कहा था। इसका मेन काम था न्याय करना, इसका प्रमुख काम था न्याय करना। इन सब के अलावा जो समिति को अगर हम लोग देखते भाई, अगर हम लोग समिति को देखते हैं, मैंने कहा है कि समिति का वर्णन 9 बार हुई है, लेकिन समिति अधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। ये अधिक महत्वपूर्ण संस्था थी। क्यों संस्था थी? कि इसको आम जन की सभा कहा जाता था। जैसे उसमें केवल श्रेष्ठ जन थे, इसमें आम जन की सभा कहा जाता था। इसमें आम आदमी थे, सभी लोगों का इसका प्रतिनिधित्व करते थे, इसलिए आधुनिक लोकसभा की भांति थी, लोकसभा की भांति थी। जिस तरह समिति थी वो आम लोगों की सभा थी, सभी लोगों को मिलाकर समिति बनती थी। समिति का आकार बड़ा होता था। ये अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि यहाँ पर आम लोग सभा, सभी लोग इसमें आते थे। इस समिति का मेन काम 2 काम था। एक राजा का चुनाव करना, समझ सकते हैं, राजा का चुनाव करने का मेन काम समिति करा करता था। लोगों का राजा के ऊपर अवैज्ञानिक रूप से दबाव रहा करता था कि लोगों ने मुझे चुना है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं, उनकी सुरक्षा करूं, उनके पशुधन की सुरक्षा करूं। इस तरह से देखा जाए तो राजा का चुनाव करना मेन समिति का काम था। दूसरा, राजा जब किसी कबीले में हमला करता था तो जो लूट का माल या लोमन मिलता था, जिसको लोमन या लूट का माल कहते थे, तो उस लूट के माल का जो बंटवारा होता था, देखिएगा जो बंटवारा होता था वो समिति में ही होता था। समिति का दूसरा काम था राजा का चुनाव के अलावा लूट के माल का बंटवारा करना। व्यक्ति के योगदान के हिसाब से उनका हिस्सा मिला करता था। इस पर देखा जाए तो हल्का सा विभाजन था, तब भी बहुत हद तक जनजातीय विशेषताएं देखने को इनमें मिलती हैं। इस तरह बिदत को देखें, सबसे प्राचीनतम संस्था कौन थी भाई? बिदत थी। बिदत को ऐसा कहा गया था कि कोई भी अगर सामाजिक धार्मिक कोई भी सामाजिक धार्मिक निर्णय लेना होता था तो वो सामाजिक धार्मिक निर्णय कहाँ जाता था? बिदत में लिया जाता था। और तो और जो सामूहिक रूप से उपज हुआ करती थी, जो भी अनाज उपजाते थे, तो उपज का बंटवारा, सामूहिक उपज का बंटवारा जो हुआ करता था वो बिदत में होता था, क्योंकि समाज में किए जाते थे। तो इस तरह देखा जाए बिदत सबसे प्राचीनतम संस्था है। यहाँ पर उपज का, यहाँ पर लूट के माल का बंटवारा अलग है, उपज के माल का बंटवारा अलग बिदत में होता था। बाकी गढ़ और ये परिषद, इनके बारे में बहुत डिटेल नहीं मिलता है। ऐसे में विद्वानों की संस्था, उसको परिषद कहा जाता था, जहाँ विद्वान पुरोहित शिक्षक सारे लोग रहा, उसको परिषद कहा जाता था। और जो कुलीन लोगों की संस्था, उसको क्या कहा जाता था? गण कहा जाता था। दोनों के कार्य क्या है इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। तो इस तरह संस्थाओं में अगर हम लोग देखें तो इन सभा और समिति दोनों का के ऊपर, राजा के ऊपर यानी जनस्व गोपा या गोपत के ऊपर अप्रत्यक्ष दबाव रहा, खासकर समिति का, क्योंकि समिति में राजा का चुनाव कहाँ हुआ करता था? समिति में होता था। तो इस तरह से अगर हम लोग संस्थाओं के बारे में चर्चा करें तो ऋग वैदिक काल में 5 संस्थाएं थी। सबसे प्राचीनतम संस्था बिदत थी। बाकी सभा का काम मैंने बताया, समिति का काम बताया। ये बेसिक जानकारियाँ सवाल में डायरेक्ट पूछता है। आधुनिक लोकसभा की भांति कौन संस्था थी? तो समिति। राज्यसभा की भांति कौन थी? ये किसका काम था? न्याय करना। इसका राजा का चुनाव किस में होता था? समिति में। तो इस तरह से कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। तो अब अगर हम लोग समझे तो ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में हम लोग एक एक बातें समझ चुके हैं। जब सबसे पहला देखिए बेसिक चीज़ें हैं, ऋग्वैदिक पूरा जो साम्राज्य था, जो भी ऋग्वैदिक राजनीतिक पूरा क्षेत्र था, वो कई कबीलों या जनों में बटा हुआ था। पहली बात, ये जो कबीले थे, आर्य कबीले भी थे और अनार्य कबीले भी थे। यहाँ के लोगों के भी कबीले थे और आर्यों के भी कबीले थे। ये कबीले आपस में संघर्षरत भी थे। याज्ञवल्क्य नदी पर होने वाला संघर्ष हो, चाहे दासराग संघर्ष, इसका उदाहरण होता है। आर्य आपस में आर्य भी लड़ते थे, आर्य अनार्य भी लड़ते थे, अनार्य भी लड़ते थे। सारी जानकारी हमको मिलती। पहला पॉइंट। एक जो कबीला था, वो कबीला अगर हम लोग देखें तो उसके अंदर 4 रंज इकाइयाँ थी। सबसे छोटी इकाई को हम लोग ग्रह या कुल कहते, उसके हेड को हम, उसके प्रमुख को ग्रहपति या कुलप कहते थे। उसके ऊपर ग्राम को ग्रामणी, उसके ऊपर विष को विषपति, और आगे चलकर हम लोग देखेंगे तो हम लोग आपका जन के प्रमुख को जनपति, वो जनस गोपा, गोपति, विषमति, इन सब नामों से हम लोग संबोधित करते थे।
इस समय का जो राजा था, समझिए बात को, वो राजा था, वो क्षेत्र आधारित राज्य का राजा नहीं था, उसको उसके पास क्षेत्र नहीं था, उसके पास एक कबीला था, कबीला का प्रमुख था। समिति के माध्यम से उसका चयन कर लिया गया है। हाँ, अगर वो अपने कार्य का निर्वहन सही ढंग से करेगा तो उसके पुत्र अगला राजा होगा, फिर उसका पुत्र होगा। इस तरह से वंशानुगत राजतंत्र की यहाँ पर नींव पड़ चुकी थी, परंतु उसको समिति के माध्यम से वैधानिकता दिलाना अनिवार्य था। अगर समिति का दबाव यहाँ पर बना रहा करता था। यहाँ का जो राजा था उसका प्रमुख काम था लोगों की सुरक्षा करना, अपने कबीले की सुरक्षा करना, कबीले के पशुधन की सुरक्षा करना। इस क्रम में वो संघर्ष भी करता था, कई संघर्ष, मैंने उदाहरण आपको बताया इसके पहले। इस तरह राजा का प्रमुख काम ये था। राजा की मदद करने के लिए 2-4 राजनीतिक पदाधिकारियों का एक समूह था, जैसे पुरोहित, जैसे सेनानी, जैसे दूत, ग्रामणी और आपका रथकार। इसके अलावा अन्य और सारे अधिकारी भी मिलते हैं, जैसे स्पष्ट, मैंने कहा पूरब, स्पष्ट, बृहस्पति, इब, उपस्थि, उग्र, ये सारी जो जानकारियाँ मिलती हैं, इस सब के माध्यम से राजा अपनी व्यवस्था को संचालित करता था। ये सब जानकारियाँ हैं। इस समय तक चूँकि कोई राजा किसी भूमि का स्वामी से, राजा भूपति तो है नहीं, वो गोपति के रूप में यहाँ पर राजा गोपति के रूप में रहता है। आगे चल के इस समय देखें, चूँकि राजा का मेन काम है युद्ध लड़ना, अपने कबीले की सुरक्षा करना, तो जो भी लूट का माल मिलता था उसको समिति में बांटा जाता था। हर व्यक्ति को उसके योगदान के हिसाब से उसका हिस्सा मिलता था। उनमें से जो व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से राजा को उपहार देना चाहते उसको हम लोग बलि कहते थे। मतलब बलि नामक एक व्यवस्था थी इस समय यहाँ पर। इन सब के अलावा ये 5 संस्थाएं थीं जो जिनका अलग अलग काम था और ये किस तरह से राजा पर नियंत्रण रखती थी। तो ये जो सारी जानकारी हमने पढ़ा है वो सब कहलाता है ऋग वैदिक कालीन राजनैतिक जीवन। अब हमारा अगला जो टॉपिक इसी में स्टार्ट होने वाला है वो कहलाएगा उत्तर वैदिक राजनैतिक जीवन। तो हम लोग कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, देखिएगा भाई, तभी क्लियर हो पाएगा। जैसे हम लोगों ने पहला पॉइंट देखिए, यहाँ ऋग वैदिक, एक को जानने के बाद हमारा कंपेयर आसान हो जाता है। ऋग वैदिक जीवन, उत्तर वैदिक जीवन, ये सब समय आप जानते हैं। उत्तर वैदिक जीवन ये 1000 से लेकर 600 BC और ये 1500 से लेकर 1000 BC, ये सब आप जानते हैं। सबसे पहली बात देखें इस समय की, तो अगर हम लोग पहला पॉइंट देखें राजनीतिक इकाइयाँ, तो राजनीतिक इकाइयाँ हम लोग देखें तो हम लोग इसमें पढ़े थे कि सबसे छोटी इकाई देखिए ग्रह थी या कुल था, उसके ऊपर गांव, फिर विश्व और फिर जन। 275 बार, 170 बार, 13 बार। यहाँ देखेंगे भाई, तो यहाँ पर अगर हम लोग उत्तर वैदिक काल में, तो गांव आपका ग्रह या कुल, तो ये सबसे छोटी इकाई तो होगी। इसके ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश्व, विश्व के ऊपर जन और जन के ऊपर जनपद। तो पहला परिवर्तन आता है उत्तर वैदिक काल में, कई जन आपस में मिलकर क्या बन जाता है, जनपद। तो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या हो जाएगी, जनपद। सबसे छोटी इकाई यहाँ भी क्या रहेगी, ग्रह और कुल। जैसा कि पहला ही शब्द मिल गया है कि उत्तर वैदिक काल की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी, तो हम लोग कहेंगे यहाँ ऋग वैदिक काल सबसे बड़ी इकाई थी जन। कई जन आपस में मिलकर क्या बन गए हैं, जनपद। तो ये इसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार ये जो जन है, यानी जन को कह सकते हैं कबीला। कई कबीला मिलकर, यानी कि जन और दूसरा जन मिलकर क्या बन रहा है, जनपद। ये देखिए, तो सवाल ये है कि कैसे बन रहा है। तो एक तो दो तरह से बन रहे हैं। ये जो जन या कबीलों से जो जनपद बन रहे हैं 2 ढंग से बन रहे हैं। पहला तो ये होता है युद्ध विजय, युद्ध विजय के द्वारा। इसको अलग अलग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग पढ़े मेंस के हिसाब से। इसमें एक जन है, उसने दूसरे जन पर आक्रमण कर दिया, उसको जीत लिया और उसका अपना हिस्सा बना लिया। तो इस तरह से युद्ध विजय के द्वारा, यानी युद्ध करके उस पर विजय करके एक जन ने दूसरे जन को जीता, उसको मिला लिया और उसका आकार बड़ा हो गया, क्योंकि इस जन के पद वहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ तक उसके पैरों का प्रसार हो गया है, इसको जनपद कह दिया गया है। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा क्या था, कोई एक जन है, ये देखिए एक जन था, इसके बगल में दूसरा जन है, इस पर युद्ध आक्रमण किया, विजय प्राप्त की और मिलकर एक क्या बन गया, जनपद। एक रास्ता ये था। दूसरा रास्ता देखिए क्या है, उसी तरह यह एक जन है,
यह भी एक जन है, यह एक जन है, यह एक जन है। इस जन में क्या हुआ देखिएगा, लोहे की खोज हुई, तो लोहे की खोजों से जो ये जन की इधर देखिए जंगल थे, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधों को काटा गया, आग के वजह से इनको जलाया गया, और इस तरह से इनको जलाकर पेड़ पौधों को काट कर ये जन देखो ऐसे फैल गया, और अब ये जन यहाँ तक फैल गया, तो ये क्या बन गया, जनपद। तो जनपद मतलब केवल जन ही जन, एक जन में एक ही कोई जन क्षेत्र था, और उसको आगे चलकर उसमें पड़ने वाले जंगलों को, पेड़ पौधों को काटते हुए आगे जाते हुए क्षेत्र का विस्तार कर दिया गया, और वहाँ तक अपने अंदर में मिला लिया गया, तो ये क्या कहलाया, जन। तो दूसरा इसका विस्तार करना रहेगा, लोहे की कुल्हाड़ी से एवं आग के प्रयोग के माध्यम से विस्तार। अब ध्यान दीजिएगा, ये जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जो मैं बातें बता रहा हूँ। शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी है गौतम राहुगण। देखिए, शतपथ ब्राह्मण में एक गौतम राहुगण की कहानी है। इसमें गौतम राहुगण, इसमें देखिए इसमें है क्या कि मुंह से घृत शब्द का यूज करते हैं। घृत शब्द से कहते हैं एक आग का गोला आता है और वो जंगलों को जलाता हुआ चला जाता है। ऐसा माना गया है कि उस समय जब ये कहानी, जिस समय शतपथ ब्राह्मण में है, राहुगण एवं गौतम राहुगण जो कहानी है, तो उस समय ये जो है सरस्वती नदी के तट पे रहते थे। मैंने अब शुरू में पढ़ाया था आपको, यदि वैदिक काल में सरस्वती नदी के तट पे रहते हैं और इस सरस्वती के तट से चलते हैं, और आग का वैश्वानर अग्नि है जो कभी बुझती नहीं है, उस अग्नि का प्रयोग करते हुए जंगलों को जलाता हुआ ये अग्नि का गोला चला जा रहा है। इस तरह से क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, नए नए क्षेत्र आ रहे हैं। आगे चलकर एक नदी आती है नर्मदा, आपका सदा नीरा या गंडक, और इस नदी में जाकर ये आग का गोला बुझ जाता है। तो इस तरह से जो ये विस्तार हुआ है, ये कहा गया है कि आग के प्रयोग एवं लोहे के प्रसार से इसका विरोध हो। पेड़, इसमें यही है कि पेड़ों, लोहे की कुल्हाड़ी से पेड़ों काटा गया, आग जलाते हुए ऐसा विस्तार हुआ। यही कहलाता है गौतम राहुगण की कथा, जो शतपथ ब्राह्मण में हमको सुनने को मिलती है। तो इसका भी दूसरा रीजन था कि जो जन कबीलों से जनपद बना है, एक तो युद्ध या विजय करके, दूसरा लोहे की कुल्हाड़ी से और आग के प्रयोग से अपने क्षेत्र का विस्तार करके भी जन से वो जनपद में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमें पहली दूसरी बात जाननी है। तो ये कॉन्सेप्ट की चीज़ें थी, तो यहाँ पर हम इसको बता, इस तरह से अगर हम लोग देखें, जैसे हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में आकर जनपद सबसे बड़ी इकाई हो जाती है। अब मैंने कहा था इसमें तो जनपद में अगर हम लोग देखें तो ये तीन चीज़ें हैं, देखते हैं भाई, पुरु और भरत। देखिए ये दो जन थे ऋग्वैदिक काल में। यह एक कबीला था पुरु कबीला, और भरत कबीला, दो एक अलग अलग कबीले थे। जब इन दोनों कबीले मिल गए तो कहलाया कुरु जनपद। देखिएगा, तो इस तरह से जन आपस में मिलकर क्या बन गए, जनपद। वैसे देखिएगा कृवि और तुर्वश, ये दोनों मिलके पांचाल जनपद कहलाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए, जन से मिलकर जनपद बनते हैं। उसी तरह से देखिए भाई शिवी और भलानस, ये मिलकर कैकेय जनपद कहलाते हैं, कैकेय जनपद। तो अगर हम लोग देखें तो ये कई दो कबीले मिलकर जनपद, दो जन मिलकर जनपद, दो जन मिलकर जनपद। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है जन मिलकर किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आपका जनपद में। अगर हम लोग कुरु जनपद की ही बात कर लिया जाए, देख लीजिएगा, तो ये जो कुरु जनपद था, ये दिल्ली हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र जो आप लोग कहते हैं, हरियाणा दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, पूरा कुरु जनपद उस समय कहलाता था। कुरु जनपद के बारे में बता दो मैं, इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, जब ये कुरु जनपद बना था, तो जब कुरु जनपद बना था, उसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आसंदीवत थी। यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो हम लोग देखें प्रांतिक प्रतिपी और राजा परीक्षित
जिनको भी मृत्युलोक, अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता कहा जाता है। इसी तरह से जन्मेजय, आगे चलकर निचक्षु, तो ये देखेंगे जो कुरु जनपद था इसमें सब राजा हैं, प्रांतिक, प्रतिपी, राजा परीक्षित, जन्मेजय, निचक्षु। तो अगर हम लोग देखें तो इसकी जो प्रारंभिक राजधानी है देखिएगा वो असंधिवात रहती है, लेकिन जब राजा परीक्षित रहे तो उनकी राजधानी हस्तिनावती रहती है। हस्तिनापुर कह सकते हैं, हस्तिनापुर रहेगी। और जब निचक्षु देखिए रहेगा, ये जब 6वीं शताब्दी से पूर्व पढ़ेंगे तो निचक्षु के समय में राजधानी हस्तिनापुर से हटकर कौशाम्बी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आने से उसका अंत हो गया था, कौशाम्बी बनाता है। तो पूछे कभी कि कुरुक्षेत्र की सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो असंधिवात। किस व्यक्ति ने हस्तिनापुर से राजधानी कौशाम्बी बनाया था, निचक्षु ने। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर पूरा बाढ़ से डूब गया था। राजा परीक्षित समय में कौन राजधानी थी भाई, तो हस्तिनापुर। इस राजा परीक्षित के बारे में कहा गया है, अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में इनको मृत्युलोक का देवता कहा गया है। तो पूछ सकता है कि अथर्ववेद में किस राजा को मृत्युलोक का देवता कहा जाता था, तो राजा परीक्षित को। तो उत्तर वैदिक काल में, तो मैं तो कुरु को उठाया तो मैंने कुछ बताया आपको, जानकारी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि कुरु जनपद का जो क्षेत्र है वो हरियाणा, दिल्ली के आसपास है। इसकी प्रारंभिक राजधानी असंधिवात थी। ये कुछ राजाओं के नाम हैं। इनकी जो राजधानी हस्तिनापुर असंधिवात के बाद बनती है, उसके बाद निचक्षु के समय हस्तिनापुर से बन के जाती है कौशाम्बी। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं इस पूर्व जनपद के बारे में। ये जो कुरु जनपद है देखिए, इसके बारे में कहा गया था, एक छांदोग्य उपनिषद है। क्योंकि हम लोग उत्तर वैदिक काल में आ चुके हैं तो उपनिषदों का नाम देखेंगे। तो छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि जो कुरु जनपद है उस कुरु जनपद में कभी अकाल नहीं पड़ा। सोच सकते हैं मतलब कितना समृद्ध है। कभी अकाल नहीं पड़ा और ना ही कभी टिड्डियों का हमला हुआ। जो टिड्डियाँ थी फसलों को नष्ट करती थी, टिड्डियों का हमला हुआ। इसका मतलब यहाँ पर ना कभी अकाल हुआ, ना कभी टिड्डियों के हमले से फसल खराब हुई। तो यहाँ पर ये समृद्धता को प्रेजेंट करती है। तो इस तरह कुरु जनपद एक समृद्ध जनपद था। यहाँ पर कभी भी अकाल नहीं पड़े, ना कभी टिड्डियों का हमला पड़ा। कभी पूछ सकता है कि छंदोग्य उपनिषद में किस जनपद के बारे में कहा गया है कि वहाँ ना तो कभी अकाल पड़ा, ना तो कभी टिड्डियों का हमला हुआ। तो वह आंसर रहेगा आपका कुरु जनपद। अभी कैकेयी जनपद के छंदोग्य में कहा जाएगा कि वहाँ ना तो कोई व्यभिचारी रहता था, ना तो कोई शराबी रहता था, मद्यपान रहता था। तो इस तरह वहाँ ना तो कोई चोर रहता था, सो सकते, तो उनके लिए कहा गया है। तो ये कुछ विशेषताएं जो मिलेंगी हम लोग देखेंगे। उस तरह जो पांचाल है देखिएगा, ये जो पंचाल है ये आज बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, ये वाला जो क्षेत्र है वो पंचाल जनपद में था। यहाँ के जो राजा का नाम था वो प्रवाहण जयवली था। आगे चलकर उद्दालक आरूढ़ी। तो इस तरह से पूछ सकता है कभी कि प्रवाहण जयवली या उद्दालक आरूढ़ी, इनका संबंध जो है किस जनपद से था, तो आंसर क्या हो जाएगा, पंचाल। ये पंचाल जनपद के राजा रहेंगे जो प्रवाहण जयवली और उद्दालक आरूढ़ी रहते हैं। उसी तरह से कैकेयी जनपद जो देखते हैं हम लोग, ये कैकेयी जनपद आज ब्यास नदी के तट पर है, ब्यास नदी के तट पर। तो कैकेयी जनपद के राजा का नाम अश्वपति था। यहाँ के राजा का नाम अश्वपति थे। ये बहुत बड़े दार्शनिक राजा थे। अश्वपति एक दार्शनिक राजा थे। तो पूछ सकता है कि कैकेयी जनपद के राजा क्या नाम था, अश्वपति। पीसीएस में खूब पूछा जाता है, ऐसे पूछा जाएगा। पंचाल जनपद के राजा का आपने क्या नाम देखा, प्रवाहण जयवली और उद्दालक आरूढ़ी। उसी तरह से कुरु जनपद से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, तो परीक्षित और जन्मेजय। तो ये कभी भी मिलाने के लिए पूछ सकता है। तो जो हमारा पहला पॉइंट था कि उत्तर वैदिक काल में सबसे छोटी इकाई कौन, ग्रह या कुल। सबसे बड़ी इकाई कौन, जनपद। जनपद कैसे बना, दो तरीकों से। एक जन ने दूसरे जन पर आक्रमण किया, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, जैसे ये उदाहरण आपके सामने मिलते हैं। दूसरा क्या हुआ
कि लोहे का उपयोग करके पेड़ पौधों को काट करके नए क्षेत्र का विस्तार किया गया, उसमें जनता को जाकर जनसंख्या को बसाया गया, उससे भी जनपद का विस्तार हुआ हमारे। उसके लिए गौतम राहुगढ़ वाली जो पूरी कथा है शतपथ ब्राह्मण में, उसकी चर्चा में वैश्वानर अग्नि वाली जो मैं पहले आपको पहले दिन राजनीतिक विस्तार में पढ़ा चुका था। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए हम लोगों ने यहाँ का पढ़ा था, दूसरा देखिए पॉइंट ये था राजा में, राजा के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ जो राजा था आपको बता चुका हूँ, उसका मेन काम था कबीले की सुरक्षा करना, कबीले की सुरक्षा करना, कबीले के लोगों के पशुओं के धन के लूट का माल को आपस में बंटवाना। इन सब के अलावा राजा के कुछ सहायक लोग थे जो राजा की मदद भी करते थे। यहाँ का जो राजा था वो किसी क्षेत्र का राजा ना होकर, भूपति ना होकर गोपति था, गायों का हेड था, पशुओं का हेड था। उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पहली बात देखिए, उत्तर वैदिक काल में एक बहुत बड़ी बात होती है। वो बात देखिए क्या हो रही है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में जो इस समय का जनजाति आपका जो जीवन पद्धति थी, जनजातीय संगठन ग्रुप था, वो सब यहाँ टूटने लगता है। उत्तर वैदिक काल में जो राजा है, सुन लीजिएगा, पहली बात समझिए, वो राजा पशुओं के लिए युद्ध नहीं करता है, वो क्षेत्र के लिए, राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए, तो क्षेत्र आधारित युद्ध कर रहा है। यहाँ का जो राजा है वो अपने पशुओं लोग रक्षा के लिए युद्ध नहीं कर रहा है, वो किसी क्षेत्र को जीतने के लिए युद्ध कर रहा है। उस क्षेत्र में जाएंगे, जीतेंगे, उसको अपने अंदर मिला लेंगे। तो यहाँ का जो राजा है वो क्षेत्र आधारित युद्ध कर रहा है, क्षेत्र को जीत रहा है। जैसे क्षेत्र को जीतेगा तो जनजातीय तत्व खत्म होने लगता है, तो जनजातीय तत्व खत्म, जनजातीय ढांचा टूटने लगता है। ढांचा टूट कर क्षेत्रीय राज्यों का उदय होने लगता है, क्षेत्रीय राज्यों का उदय, जैसा मैंने भी आपको बताया था। अब जन या कबीला, पूरा जो कबीलाई ढांचा था वो टूटने लगता है। जब कबीलाई ढांचा टूटेगा तो राजा के निर्वाचन की पद्धति भी टूटेगी, उसमें सभा समिति का अधिकार भी कमजोर होगा। इस तरह के यहाँ का जो राजा है वो क्षेत्र के लिए युद्ध कर रहा है। जब क्षेत्र के लिए युद्ध करेगा तो यहाँ का जो राजा रहेगा, देख लीजिएगा, उसको गोपति ना कहकर भूपति कहा जाएगा। तो भूपति कहा जाने लगा है राजा को, इसको जनस गोपा नहीं, गोपति नहीं, भूपति कहा जाने लगता है। तो यहाँ का राजा गोपत से भूपति में कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही राजा यहाँ का रहेगा तो सुनिए, तो राजा का महत्व बढ़ने लगता है। जैसे राजा क्षेत्र है राजा हो जाएगा तो राजा का महत्व बढ़ने लगेगा। अब ऐतरेय ब्राह्मण में इसके बारे में पूरी चर्चा है। अब कैसे देखिएगा, ऐतरेय ब्राह्मण में बताया जाएगा, ये मध्य देश हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा, ये पश्चिम में हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा और दक्षिण। सोचिए राजा कितना बड़ा बदलाव हो रहा है। पूरब का जो राजा है वो अपने आप को अब सम्राट कहेगा, दक्षिण का जो राजा अपने आगे भोज शब्द लगाएगा, पश्चिम का जो राजा है ये अपने लिए स्वराट शब्द लगाएगा, उत्तर का जो राजा है वो विराट शब्द लगाने लगेगा, और ये जो मध्य देश का राजा है, देखिएगा, ये जो मध्य क्षेत्र का राजा है ये अपने आप को राजा ही कहेगा। और तो और जो सभी क्षेत्र को जीत लेगा वो अपने आप को एक राट, वो अपने आप को सार्वभौम, जिसे शब्दों से संबोधित करने लगता है, चारों दिशाओं को जीत लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि राजा का महत्व बढ़ रहा है। अभी तक राजा केवल कबीले का हेड होता था, कबीले का प्रमुख होता था, कुछ लोग उसकी मदद करते थे, तो कबीले के लोगों की सुरक्षा करता था, पशुओं की सुरक्षा करता था। अब यहाँ का जो राजा है वो क्षेत्र जीतने के लिए युद्ध लड़ रहा है। वो आपका लोहे का उपयोग करके, आग का उपयोग करके या विजय करके अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है। अपने क्षेत्र को इस तरह राजा यहाँ का जो था, वो जो राजा है वो गोपत से भूपति में कन्वर्ट हो गया है। अलग अलग क्षेत्र में राजा को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा है, और राजा के महत्व को बढ़ाने के लिए राजा अलग अलग यज्ञ कर रहा है। जैसे विराट उत्तर का राजा पुरुषमेध यज्ञ कर रहा है, पश्चिम का जो राजा है वो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, जो मध्य देश का राजा है जिसको ये जो है राजसूय यज्ञ कर रहा है, और जो पूरब का राजा है ये जो है वाजपेयी यज्ञ करने लगा है। इसका मतलब यहाँ के राजा के महत्व को बढ़ाया गया। उत्तर के राजा के लिए कहा गया कि ये लोग पुरुष मेध यज्ञ करेंगे। अभी लोग क्या है आगे हम लोग देखेंगे। कहा जाएगा ये लोग वाजपेयी यज्ञ करेंगे, ये कहा गया ये लोग राजसूय यज्ञ करेंगे,
और यहाँ के राजा के लिए कहा गया कि ये लोग जो है अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो राजा का महत्व बढ़ रहा है। अब तो यहाँ का जो राजा हो गया है वो, अब यहाँ का जो राजा था वो अबाधित शक्ति का स्वामी था। बहुत सारी मतलब यहाँ के राजा के ऊपर बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन यहाँ का जो राजा है वो देखिएगा वो अबाधित शक्ति का स्वामी होने लगा। मतलब अब राजा के ऊपर बाधाएं कम हो गई हैं। सभा समिति की, परंपराओं की, रीति रिवाजों की, समितियों के लोगों की, इन सब की जो दबाव था वो कम हो गया है। इसलिए यहाँ का जो राजा है वो अभी अबाधित शक्ति का स्वामी हो गया है। इसका मतलब उसके ऊपर कोई बाधा नहीं, कोई दबाव नहीं है। अब वो स्वेच्छाचारिता से काम कर सकता है। यद्यपि समिति का, सभा का प्रभाव है, लेकिन अब वो महत्व नहीं रहेगा जो पूरे ऋग्वैदिक काल में था। तो दूसरा बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो इस तरह हम लोग अगर देखें, यहाँ का राजा का काम है कबीले की सुरक्षा करना, कुछ लोगों की मदद से यहाँ मदद करना, और यहाँ का राजा का कार्य कुछ दूसरा हो गया है। यहाँ का राजा वास्तविक राजा यहाँ का राजा होता है। इस तरह से देखा जाए कि यहाँ का जो राजा है ये वास्तविक राजा है। ये क्षेत्र आधारित राजा हो गया है कि एक क्षेत्र विशेष का राज्य हो गया है। अब इसके अंदर क्षेत्र रहेगी, वहाँ जनसंख्या रहेगी, वो लोग इसको कर देंगे, नियमित कर मिलेगा इनको, इसके एक इनकम का स्रोत रहेगा। ये चाहता है जितना क्षेत्र मेरे अंडर में आए उतनी ही ज़्यादा मुझे भाग और शुल्क के रूप में कर मिले, मैं उतना ही ज़्यादा मजबूत रहूँ, मेरा प्रशासन तंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत रहे। जो दूसरा अंतर था राजा के बारे में यहाँ ये कॉन्सेप्ट था, और राजा के बारे में यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब किसी भी युद्ध में यहाँ पर पूरे कबीले को उसका श्रेय मिलता था, यहाँ पर पूरा श्रेय किसको मिलने लगा? राजा को। राजा का महिमा मंडन होने लगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे यज्ञ होंगे, राजसूय यज्ञ होगा, 17 प्रकार के जलों से राजा को और नहलाया जा रहा। राजा का महत्व ये बढ़ रहा। वाजपेयी यज्ञ में राजा का रथ आगे जानबूझ कर दौड़ा ताकि वो जीते। तो इस तरह अश्वमेध यज्ञ में 1 महीने चलेगा, एक घोड़ा छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह देखा जाएगा तो बहुत सारे यह करके ये सब जो है देखें तो एक प्रकार से वैभवशालिता को, ये सब जो चीज़ें दिखाया गया कि राजा का महत्व बढ़ रहा है, राजा को प्रमुख व्यक्ति के रूप में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये दोनों काल में अंतर हो जाएगा। तो सेकंड जो अंतर था पॉइंट का वो ये कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं। तो तीसरा अंतर है, देखिएगा भाई, राजा के लिए जो बातें थी, राजा के लिए यहाँ पर 2 तरह के लोग थे। एक लोग जो प्रमुख सहायक थे, प्रमुख सहयोगी थे, यहाँ पर एक अन्य सहयोगी थे जिनको हम लोगों ने अभी पढ़ा था, पुरोहित, सेनानी, ये सब नाम पढ़ा था। पुरोहित था, सेनानी था, आपका इसके अलावा दूत था, रथकार था, और आपका ग्रामणी था। यहाँ पर हम देखेंगे तो राजा के लिए, देखिएगा, राजा के मदद के लिए 2 बातें देखिए। एक नया कॉन्सेप्ट आता है रत्निन। समझिए बात को। ये जो रत्निन थे इनकी संख्या कुल 12 थी। ये 12 लोगों का एक समूह है जो राजा का सबसे प्रमुख पदाधिकारी हैं। अब सोचिए, यहाँ पर जो लोग 5 थे, ये 5 से वहाँ पर क्या हो गए? 12। इन 12 लोगों के समूह को रत्निन कहा जाता था। ये जो रत्निन थी इनके बारे में देख लीजिएगा। ये उच्च कुल के लोग हुआ करते थे, उच्च कुलीन लोग थे, कान में रत्न धारण करते थे। कान में रत्न धारण करने से इनका नाम रत्निन पड़ गया था। और ये प्रमुख पदाधिकारी हुआ करते थे, इनको प्रमुख दायित्व दिया जाता था। ये राजा के प्रमुख पदाधिकारी थे। रत्निन जो पदाधिकारी थे उच्च कुल के लोग थे, उच्च कुल के लोग थे, और अपने कान में रत्न धारण करते थे। अब ये 12 लोग हैं कौन है जानना जरूरी। जैसे वहाँ 5 लोग थे, यहाँ 12 लोग। देखिए उनमें अगर हम लोग देखें रत्निन में, तो सबसे प्रमुख रत्निन था वो सेनानी था, क्योंकि अब राजा के जीवन में युद्ध का बहुत महत्व हो गया है। एक युद्ध को जीतना है तो पुरोहित की दुआ से ज़्यादा सैनिक में सेना का बल चाहिए। इस तरह से सेनानी है। दूसरा देखिएगा पुरोहित है। तीसरा देखिएगा भाई महिषी है। चौथा युवराज है। ग्रामणी है। रथकार है। तो 1 2 3 4 5 6 देखिए। इसके अलावा संग्रहित है,
भागदूत है, अक्षुआप है, पालागल है, गोवी कर्तन है। देखिए भाई, सेनानी, पुरोहित, महसी, युवराज, ग्रामणी, बीच में दूत, दूत है, ग्रामणी, रथकार, संग्रहित, भागदूत, अक्षुआप, पालागल और गोवी कर्तन। ये जो 12 लोगों का समूह है, देख लीजिएगा, ये रत्निन कहलाता था। तो अब सुनिए, इनका जो प्रमुख सहायक अब कौन हो जाएगा भाई? सेनानी, क्योंकि सेना का महत्व बढ़ गया है। यद्यपि अभी भी वही चीज़ें हैं, सुनिए, कोई नियमित सेना नहीं, जैसे कि वहाँ पर भी अनियमित, यहाँ भी अनियमित है, परंतु सेना का महत्व यहाँ पर बढ़ गया। यहाँ कोई व्यावसायिक सेना नहीं है, ऐसी सेना नहीं जिसको प्रशिक्षण दिया जाए और नियमित रूप से वेतन पाए, उसका काम रहे कि वो बीच में वेतन ले, अपना वो बीच में युद्ध की तैयारी करे, जो आवश्यकता पड़े युद्ध करे, ऐसा नहीं। नियमित सेना यहाँ पर नहीं है, परंतु सेनानी का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि राजा अब युद्धरत हो गया है, अब राजा को बहुत सारा युद्ध लड़ना है, इसलिए यहाँ पर सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन हो जाएगा? सेनानी। दूसरा व्यक्ति पुरोहित, काम सारा वही, राजा के लिए यज्ञ करना, राजा के लिए विजय की कामना करना, राजा की मदद करना। महिषी मतलब पटरानी, जो सबसे राजा की सबसे प्रमुख रानी थी, उसको महिषी कहा जाता था। युवराज, जिसको भविष्य में मैंने कहा वंशानुगत राजतंत्र हो चुका था, जिसको भविष्य में अगला राजा उसको युवराज कहा जाता था। दूत मतलब राजा का सारथी। ग्रामणी, गाँव का हेड। रथकार, तो ग्रामणी में सभी, ग्रामणी में से केवल एक चुन लिया जाता था, ये नहीं सारा ग्रामणी आ जाए। रथकार, जो राजा का रथ बनाता था। संग्रहित, जो कर इकट्ठा करता था, कर इकट्ठा करने वाला व्यक्ति संग्रहित। भागदूत, कोषाध्यक्ष कहा जाता था भागदूत को। अक्षुआप, ये राजा जब जुआ खेलता था उसमें राजा का सहयोगी होता था अक्षुआप, वो राजा को जुआ जिताने में उसकी मदद किया करता था, उसको अक्षुआप कहते थे। पालागल, ये राजा का मित्र था, विदूषक, राजा को हंसाया करता था। और गोवी व कर्तन, जब राजा शिकार में आता था तो राजा की शिकार करने में मदद करता था। इस तरह से देखा जाए, ये जो 12 रत्निन हैं, ये 12 रत्निन के पदाधिकारियों का एक जो ग्रुप है, ये उत्तर वैदिक काल में आकर संस्थापित हो जाता है। ऋग वैदिक काल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उत्तर वैदिक काल में 12 रत्निन का एक समूह आ जाता है। तो 12 रत्निन में सबके अपने अलग अलग काम हैं, किताबों में लिखा है, नोट में कहीं मिल जाएगा, वरना देख लीजिए। सेनानी पूरे सब काम जानते हैं। गोवी कर्तन, शिकार करने में राजा की मदद करना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। गोवी कर्तन का शिकार करने में राजा की मदद करना। पालागल, राजा का विदूषक, राजा को हंसाना, राजा का मित्र के रूप में काम करना। अक्षुआप, जुआ खेलने में राजा की मदद करना। भागदूत, जो कोषाध्यक्ष था, जहाँ पर कर इकट्ठा हुआ करता था। संग्रहित, जो कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी हुआ करते थे, टैक्स, ये कोषाध्यक्ष था, ये टैक्स कलेक्टर के रूप में थे। रथकार, जो रथ बनाया करता था। ग्रामणी, जो राजा का ग्रामणी था। दूत, जो राजा का सारथी था। बाकी युवराज, महसी मैं बता ही चुका हूँ। तो इस तरह से रत्निन का कॉन्सेप्ट आता है। इन सब प्रमुख के अलावा अभी भी 1-2 अधिकारी और हैं, देख लीजिएगा, जिनको हम लोग देखते हैं। स्थपति, ये जो स्थपति था, ये 100 गाँवों का हेड था, 100 गाँवों का प्रमुख था। इसका काम था कि 100 गाँवों के बीच में एक स्थपति को नियुक्त किया जाता था। ये जो स्थपति था, ये एक न्यायाधीश के रूप में काम करता था। इन 100 गाँवों के लोगों की समस्याओं को दूर करना, उनके लिए न्याय करने काम करता था। तो स्थपति जो है 100 गाँवों के बीच में एक न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता था, उसका काम होता था उन लोगों की को न्याय करना। तो ये स्थपित नामक भी थे। इसके अलावा वो जो बताया था मैंने, बृहस्पति अभी है ही, पूरब है ही, ये सारी व्यवस्थाएं जो हमने वहाँ पढ़ा था, बृहस्पति, पूरब, स्पश, ये भी, ये सब तो चीज़ें चल ही रही हैं, लेकिन पहली बार रत्निनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो हमारा तीसरा जो पॉइंट था वो राजा का जो समूह था उसके बारे में कॉन्सेप्ट हो गया। चौथा देखिए क्या था। चौथा यहाँ पर राजा के लिए एक शिक्षा पूर्वक कर था, शिक्षा पूर्वक उपहार था, जिसको हम लोग बलि कहते थे। और यहाँ देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में यहाँ क्या हो जाता है। उत्तर वैदिक काल में जो बलि था वो एक नियमित कर हो जाता है, नियमित कर हो जाएगा। वो 1/6वां भाग रहेगा, मतलब 1/6वां भाग कहिए, 1/6वां हिस्सा, या कुल उपज का 16वां भाग। तो इस तरह देखा जाए तो एक नियमित कर था। ये कर 2 तरह, इसको हम लोग भाग या शुल्क कहते थे।
तो इस तरह देखा जाए तो जो स्वेच्छापूर्वक उपहार था उत्तर वैदिक काल में एक नियमित कर में बदल जाता है, को भाग या शुल्क कहते हैं, जो कि 1/6वां हिस्सा था, जो कि 16वां भाग था। ये हमको अन्न के रूप में मिलता था, जो जितना अनाज उगाएगा उसका 16वां हिस्सा, या पशु के रूप में भी मिलता था, अन्न या पशु के किसी के रूप में भी ये हमें प्राप्त होता था। तो इस तरह देखा जाए तो नियमित रूप से कर प्रणाली आ जाएगी। इन सब के अलावा जरा देखें कुछ अन्य संस्थाएँ, हम लोगों ने जब संस्था यहाँ पढ़ी थी, देखिए तो यहाँ हम लोगों ने सभा, समिति, विदत, ये सब देखिए पढ़ चुके, अभी पढ़े हैं, गण और परिषद, ये चीज़ें। उत्तर वैदिक काल में आएंगे, विदत खत्म हो जाएगी, गण परिषद खत्म हो जाएंगे, केवल सभा और समिति रह जाती है। तो उत्तर वैदिक काल में केवल सभा और समिति रह जाते हैं, वो भी सभा ज़्यादा प्रमुख हो जाती है, समिति वो भी महत्वहीन हो जाती है। जैसे कि उत्तर यहाँ पर समिति ज़्यादा प्रमुख थी, सभा का थोड़ा कम महत्व, उत्तर वैदिक काल में ये बदल जाता है। ओवरऑल चूँकि जनजाति विशेषताएं ऐसी मानी गई थी, जब जैसे ही जनजाति ढांचा खत्म होता है, क्षेत्रीय राज आते हैं तो इनका महत्व खत्म होने लगता है। अब राजा यहाँ पर लगभग अबाधित शक्ति का स्वामी है, पूरी तरह से राजा अपने हिसाब से निर्णय लेता है, वंशानुगत राजतंत्र यहाँ पर स्थापित ही है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये कहलाएगा ऋग्वैदिक राजनीतिक स्थितियाँ, ये कहलाएगा उत्तर वैदिक राजनीतिक स्थितियाँ। ये मैंने डिफरेंट दोनों में बताया, एक जगह पर इनको रिलेट कर इनका कॉन्सेप्ट बना लेना है। तो हम लोग अगर इसको इस ढंग से पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से हमारा कंपेयर करना आसान रहता है। यहाँ कल राजनीतिक इकाइयाँ क्या थी, यहाँ क्या हो गई, यहाँ पर राजा और उसके बारे में जानना, यहाँ पर राजा और उसके अधिकारों के बारे में जानना, कर्तव्यों के बारे में इनका अधिकार क्या थे, कर्तव्य क्या थे, राजा के सहयोगी तंत्र में यहाँ क्या था, यहाँ क्या क्या हो गया, आपका प्रशासन तंत्र में नया वो कर व्यवस्था में यहाँ क्या था, यहाँ क्या हो गया, अन्य संस्थाओं में इन संस्थाओं का महत्व यहाँ क्या था और यहाँ क्या होगा। मैंने बताया था कि यहाँ जो राजा रहेगा, राज्याभिषेक की प्रथा होगी, बड़े ढंग से राज्याभिषेक किया जाएगा। अब बहुत यहाँ पर यज्ञ होंगे, पुरुष मेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, तो सारे यज्ञों के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो इनका कल्चर वाला पोर्शन पढ़ूंगा कि पुरुष मेध यज्ञ में किस तरह से 25 खंभों में पुरुषों को बांधकर अंत में उनकी बलि दी जाती थी, जो कि उत्तर भारत में होता था। अश्वमेध यज्ञ में किस तरह से, अश्वमेध यज्ञ में 1 महीने चलता था। इसमें राजा के 4 रानियाँ, उनके 4 युवराज, 400 सेवक, इन सब लोगों को बैठाकर यज्ञ चलता था और घोड़े को खुले में छोड़ दिया जाता, उनके पीछे से सेना चलती थी। वो घोड़ा खुले में चेखता था, अंत में जो किसी ने पकड़ लिया उससे युद्ध होता था, नहीं पकड़ा तो वापस आता था। उस घोड़े के साथ साथ 600 सांडों को एक साथ बलि दी जाती थी, उसका सबको जाके उसका वितरण किया जाता था। इस तरह वो अश्वमेध यज्ञ महान यज्ञ था, उस समय चलता था। उस तरह से वाजपेयी यज्ञ में राजा को नव यौवन, राजा को विजय, राजा के चेहरे में खुशहाली, इन सब के लिए एक यज्ञ वाजपेयी यज्ञ होता था। उसमें एक रथ दौड़ होती थी, राजा का रथ जानबूझकर आगे के तक राजा वो जीत जाए, तो ये सब कॉन्सेप्ट था। तो कहने मतलब ये वाजपेयी यज्ञ के रूप में रहेगा। तो अलग अलग समय पर राज्याभिषेक जो हुआ, राजसूय यज्ञ में क्या होता था कि 17 प्रकार के जल से राजा को नहलाया जाता था। राजा सभी रत्नियों के घर जाता था, उनको हरवी प्रदान करता था, तो इस तरह उनसे स्वीकृत लिया करता था। तो ये सारा जो हम लोग आगे देखेंगे, ये सब हम लोग जब पढ़ेंगे कल्चर वाले पोर्शन में, तो यज्ञ में वहीं उठा कर देख लेंगे। तो ये तो केवल एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया। तो आज हमारा इस वीडियो में हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक पूरा वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में क्या था, उत्तर वैदिक काल में क्या क्या हो गया, क्या क्या परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के मैंने कारण भी बता दिए। तो इस तरह से हम इस वीडियो में को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से कंपेयर करते चले जाएंगे और इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन समाज। यहाँ समाज कैसा था, यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या था, यहाँ क्या हो गया, यहाँ परिवार कैसा, यहाँ परिवार कैसा, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसी, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था कैसी, यहाँ कर्म आधारित, यहाँ पर जन्म आधारित, यहाँ पर स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, यहाँ पर कैसी हो गई, यहाँ पर दास की स्थिति कैसी, यहाँ पर कैसी हो गई, यहाँ पर मनोरंजन के साधन क्या थे, यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पे आभूषण कैसे थे, यहाँ पर क्या हो गए, तो यहाँ पर खान पान क्या था, यहाँ पर खान पान। तो इस तरह से हमारे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे ऋग्वैदिक यानी पूरे वैदिक कालीन समाज को। तो ऋग्वैदिक समाज अलग, उत्तर वैदिक समाज अलग, फिर एक साथ कंपेयर कर लेंगे तो आसानी से उसको हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं तक देखते हैं। उम्मीद करूँगा सभी लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे और इससे जुड़ने वाले सवालों का देंगे। कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाएंगे, इसलिए तैयार रहिएगा। ये सब क्षेत्र आधारित
ये समझिएगा, ये जन आधारित, अपने आप दिमाग बैठ जाएगा। तो धन्यवाद।